नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की तैयारी करते टाइम आपको कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती है जो स्टूडेंट को ना तैयारी के दौरान पता नहीं चलती हैं और उसका रिजल्ट जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उनको रियलाइज होता है कि उस टाइम पे हमने ये गलतियां कर ली थी। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं ऐसी कुछ मिस्टेक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा और अपनी तैयारी से इन मिस्टेक्स को दूर करके आप अपनी फ्लो में तैयारी कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉमन सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि एग्जाम भाई 2 पार्ट में होता है। आपका रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफर का एग्जाम 2 पार्ट में होता है, सभी को पता है। इसको बैलेंस करना, बैलेंस कैसे होगा? ये सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है स्टूडेंट्स की कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे सर। अब इसमें होता क्या है ना कि कई स्टूडेंट रिटन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ये सोच करके हमारा स्किल स्ट्रांग है, रिटन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे देते हैं। या फिर जिन बच्चों का स्किल रिटन ज्यादा अच्छा होता है वो स्किल पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे करके ना इसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्किल के लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में देखेंगे, सबसे देखेंगे हम पहले तो ना मैं आपको कॉमन बातें बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक बातें। ये हर एक एग्जाम पर लागू होंगे आपके, आप चाहे सीजीएल के लिए तैयारी करते हैं, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर, ये हर एक एग्जाम के लिए है। देखो, सबसे पहली बात क्या होती है कि आप ना ट्रिक्स को जितनी भी ट्रिक होती है ना, ट्रिक्स को अवॉइड किया करो। कोशिश करो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितनी ज्यादा होगी, ट्रिक्स पर उतना कम रिलाई करोगे आप, क्योंकि एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, तो उसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करके आप उतनी स्पीड बना सकते हो जितनी एक ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व होगा। आपकी क्लैरिटी अगर इतनी ज्यादा अच्छी है तो आप भी उतनी ही स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है। दूसरा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना किसी भी टॉपिक के ऊपर। क्या करते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं कि ना बहुत ज्यादा मतलब डीप चले जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते। स्पेशली जीके में ये गलती करते हैं बच्चे कि बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं। लाइक जैसे प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है या पार्लियामेंट के बारे में पूछा, पॉलिटिक्स से फॉर एग्जांपल, तो बहुत ज्यादा डीप चले जाएंगे। उसके लिए डीप बहुत ज्यादा नहीं जाना है। एसएससी जो है वन लाइनर क्वेश्चन पर रिलाई करती है। जितने भी आपके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चंस को प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए एसएससी के लिए आपको डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। डीप नॉलेज के लिए वो बच्चे जाते हैं जिनको लिखना होता है ना मेंस में, लाइक जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है मेंस का, या पीसीएस का एग्जाम होता है मेंस का। जिन बच्चों को जीके में लिखना होता है, डीप नॉलेज उनके लिए जरूरी होती है। एसएससी के लिए आप वन लाइनर क्वेश्चन पर जा सकते हैं, उन पर रिलाई कर सकते हैं आप, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है किसी टॉपिक के ऊपर। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, नेवर स्टक ऑन अ क्वेश्चन। कभी भी एग्जाम में किसी एक क्वेश्चन के ऊपर स्टक नहीं कर जाना, उसको ईगो पे नहीं लेना। कैसे कि प्रैक्टिस में आप वो क्वेश्चन देखते हो तो एग्जाम में ना थोड़ा सा मतलब मान लो चेंज होकर आ गया, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने में रुक जाते हो, उधर ही रुक जाते हो आप। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, बहुत बार बच्चों के एग्जाम खराब हुए हैं ऐसे। तो किसी भी क्वेश्चन पर एक या 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना। अगर 2 मिनट से ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पर लग रहा है, उसको वहीं पे मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे चलो। ये ट्रिक जो है, नेवर स्टक का क्वेश्चन, ये आपको मेन एग्जाम में प्लस आप जो मॉक देते हो ना उसमें भी अप्लाई करनी है, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी इसकी। ये आदत होती है हमारी कि किसी क्वेश्चन पर रुक गए, अरे ये तो आता है, शायद इसका ये हो सकता है, ऐसे करके उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है। तो इसको अवॉइड करना है। किसी भी क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना, चाहे वो मॉक हो या एग्जाम हो। ओके। चौथा पॉइंट, रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करनी है आपको। जितना भी आपका लर्निंग वर्क है उसकी रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करनी है आपको। हो सके तो रात को सोने से पहले का शेड्यूल बना लीजिए आप अपना, कि रात को सोने से पहले सारा रिवीजन वर्क कंप्लीट कर कर सो। रोज डेली रात को उनको पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे। फिर आपको उनके लिए अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि मुझे अलग से आज ये वो क्या याद करनी है, या मुझे जीके के स्टैटिक जीके याद करनी है, ऐसे करके। ठीक है। तो आप जितना भी लर्निंग वर्क है रेगुलर बेसिस पर रखेंगे रिवीजन के लिए। और मैं तो एडवाइस करूंगा कि रात के टाइम अगर आप रखेंगे ना तो ठीक रहेगा। रात को 1.5-2 घंटे सोने से पहले उनको रिवाइज करिए डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पे करोगे, एक दिन ज्यादा टाइम लगेगा, 2 दिन ज्यादा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे टाइम कम होने लगेगा और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पक्के हो जाएंगे आपके। तो जीके के लिए ऐसे आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा दिन में। ओके। तो चलिए, ये हो गई हमारी कुछ बेसिक बातें। अब हम एग्जाम के टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एडवांस बच्चे
किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में ना दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो एक होते हैं एडवांस और एक होते हैं बेसिक लेवल के। एडवांस बच्चों को क्या करना है ये स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए, एडवांस से मेरा मतलब है वो बच्चे जिनको थोड़ा टाइम हो गया तैयारी करते हुए, जिनका 30-40 या 50-60% सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है। वो बच्चे क्या करेंगे, वो तो जाइए पूरे टॉप कन्वेंशनल तरीके से टॉपिक क्लियर करिए, सेक्शनल मॉक करिए, देन पीवाईक्यू और फिर फाइनल मॉक पर जाएंगे, ठीक है। एडवांस बच्चे, सुनने में अजीब लगेगा कि सर जो मतलब बेसिक है उनको ये करना चाहिए, पर लेकिन नहीं, हाई स्कोरिंग रखना है इस एग्जाम को तो इन टिप्स को फॉलो करना होगा आपको। क्या? टॉपिक, सेक्शनल, पीवाईक्यू, देन फिर फुल मॉक के ऊपर जाएंगे। अब इसी के साथ हम बेसिक लेवल के बच्चों की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अभी टाइम कम बचा है, आपको शॉर्ट हैंड भी मैनेज करनी होगी इसके साथ। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ना सेलेक्टिव टॉपिक्स तैयार करिए। सेलेक्टिव टॉपिक्स कैसे? देखो एग्जाम तो पूरा ही देना है ना, उसमें से हम वो टॉपिक लेते हैं जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में आप एक्टिव पैसिव, नरेशन, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन टॉपिक्स को पहले कवर करिए क्योंकि ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, यहाँ से ज्यादा नंबर आप कवर कर सकते हो। अब देखो सिनोनिम एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो ये 5-5 नंबर के आते हैं तीनों, और इनको याद करने के लिए आपको बहुत सारे याद करने होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि जो आपने याद करे हैं वो आ जाए। ठीक, इनका ही मैं बताऊंगा, इनका क्या सॉल्यूशन है ये भी बताऊंगा, पर लेकिन यहाँ देख लेते हैं पहले। तो आप ये वाले टॉपिक तैयार करेंगे पहले जो बेसिक लेवल के बच्चे हैं, सेलेक्टिव टॉपिक तैयार करें क्योंकि पूरा कोर्स कवर करने का हमारे पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि हमें अपने स्किल टेस्ट की भी तैयारी करनी है साथ साथ, इसीलिए सेलेक्टिव टॉपिक करेंगे। ओके, ये सभी सब्जेक्ट्स के बताऊंगा अभी मैं। और बात कर लेते हैं वोकैब सेक्शन की। सर वोकैब सेक्शन कैसे कवर होगा, क्योंकि वोकैब में तो पता नहीं कितने सारे हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ब्लैक बुक आती है ना, ब्लैक बुक से आप ना सेलेक्ट कर लो कौन से मोस्ट रिपीटेड, जो एसएससी में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीटेड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड इडियम फ्रेजेस जो है मोस्ट रिपोर्टेड वाले, रिपीटेड वाले, इसको नोट कर लेना, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। वो वाले याद करो आप। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं उनको याद करना है। ब्लैक बुक में ना सेक्शनल वाइज दिए हैं, मतलब ऐसे कि ये बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, फिर ये अदर एग्जाम्स में आए हैं, ऐसे करके। तो जो टॉप रिपीटेड है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स, इनको पहले कवर करना है, फिर दूसरे उन पर शिफ्ट होना है, ठीक है। ये हो गया आपका इंग्लिश का। चलिए अब जीके की बात कर लेते हैं। जीके जीके के लिए ना आपको देखो हमारे चैनल पर ना एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 30 डेज प्लस चैलेंज करके। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको 28 वीडियोस मिलेंगी, और यहाँ पर आपको लेक्चर्स, नोट्स और पीवाईक्यूज ये तो फॉलो करने ही है। ये फॉलो करने के साथ साथ आप इस प्लेलिस्ट को कवर करिए। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने क्या किया है, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने पीवाईक्यूज को ना इस सीक्वेंस में अरेंज किया है कि हर एक क्वेश्चन के बीच में आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। अल्टीमेटली करना क्या होता है हमें जीके के लिए, देखो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि पीवाईक्यू करिए आप। पीवाईक्यूज करेंगे, अ, उनके ज्यादा चांसेस होते हैं रिपीट होने के जीके के क्वेश्चंस, ठीक। और इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने इन्हीं पीवाईक्यू को कंपाइल किया हुआ है। इस प्लेलिस्ट में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, ये टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है एसएससी के। एसएससी इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार हर बार रिपीट करती है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो कोशिश करना ये प्लेलिस्ट आप पूरी कवर करो, 28 वीडियोस पूरी कवर करो। पीवाईक्यू है, कनेक्टिविटी इसके, इससे आपको इजी जीके बहुत ज्यादा क्यों लगेगी, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के बीच में आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। पहली बात, चीजों को कनेक्ट करके याद करते तो हमें आसानी से याद होती है, ठीक है। टाइम कम बचेगा, एरिया ज्यादा कवर होगा। एरिया ज्यादा कवर होने से मेरा मतलब क्या है, एरिया ज्यादा कवर होने से मेरा मतलब है क्योंकि इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, वन लाइनर मिसलेनियस क्वेश्चन है, टॉप सेलेक्टेड एसएससी के क्वेश्चन जो एसएससी अपने एग्जाम्स में बार बार रिपीट करती है, ठीक। तो इस प्लेलिस्ट को पूरा कर लेंगे आप। और जो बच्चे, फिर से वही बात, जो बच्चे थोड़े एडवांस लेवल पे हैं, अपना आधा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो कन्वेंशनल तरीका फॉलो करेंगे, लेक्चर, देन नोट्स, फिर पीवाईक्यू और सेक्शनल मॉक। ओके, इन तीनों चीजों का टाइम आधा करना हो आपको, अपने लेक्चर, नोट्स और पीवाईक्यू का काम, इनका टाइम आधा करना हो, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, 28 वीडियोस कवर कर लेना, आपका जीके का टाइम आधा हो जाएगा और डेटा आपका आधे से ज्यादा कवर हो जाएगा। ओके, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको भी फॉलो कर लेना, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं वो। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखो रीजनिंग के लिए हम बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके को फॉलो करेंगे। सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे,
चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक स्टेप यहाँ से हम बीच में कम कर देते हैं। आप चैप्टर सीखिए, चैप्टर सीखने के बाद डायरेक्ट आप आ जाइए पीवाईक्यूज पे, डायरेक्ट शिफ्ट हो जाइए पीवाईक्यूज के ऊपर। ठीक है, पीवाईक्यूज पे हम आ गए हैं। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जो हम सेक्शनल कर रहे थे पहले, अब यहाँ पर किसकी करनी है आपको? रीजनिंग के केस में हमें पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। वो पिनाकल की बुक को आप रेफर कर सकते हैं, तो वहां से आप पीवाईक्यू अपने कवर कर लेंगे। पीवाईक्यू करने के बाद आप सेक्शनल मॉक पे आएंगे। सेक्शनल मॉक क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये हमें टाइमर के साथ मिलेगा। टाइमर के साथ सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस करेंगे, देन फिर फुल मॉक के अंदर तो आ ही जाएंगे। वो जो वीकली में 2 मॉक करने हैं, उसके अंदर तो कवर हो ही जाने हैं। ठीक, रीजनिंग का भी क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं शॉर्ट हैंड की, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम का। शॉर्ट हैंड के अंदर क्या करना है ना, देखो बच्चों, अभी यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा। कई बच्चे शॉर्ट हैंड के ऊपर डेडिकेटेड हो जाएंगे बिना ये जाने हुए कि हमारा शॉर्ट हैंड का लेवल है या नहीं। कई बच्चों को लगता है कि हम सर हम तो 100 की स्पीड लिख लेते हैं या 80 की स्पीड लिख लेते हैं, बिना ये जाने पहचाने कि एक्यूरेसी कितनी आ रही है आपकी। जब आप ट्रांसक्राइब करते हैं उस मैटर को, तो आपकी कितनी गलतियां आएंगी, क्योंकि एसएससी आपको पास करेगी गलतियों के क्राइटेरिया पे। ठीक, 800 वर्ड्स में 10% या 7%, और 1000 वर्ड में 7% या 5%, ये क्राइटेरिया रहेगा एसएससी का आपको पास करने का। तो इतनी गलतियां, अगर आप इससे 1/3 गलतियां लेकर आ रहे हो, तो मान सकते हैं कि आप पास हो सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि एग्जाम प्रेशर हमसे बहुत ज्यादा गलतियां करवाता है। कुछ एक्साइटमेंट में गलतियां होती हैं हमसे, कुछ डर जाते हैं हम, कॉन्फिडेंस हमारा थोड़ा कम हो जाता है, घबरा जाते हैं, इस वजह से गलतियां होती हैं। ठीक, तो ये सारी इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अपने लेवल को पता करिए, शॉर्टन करके हमारा लेवल क्या है। उसके बाद डिसीजन लेना कि हमें रिटर्न के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है या शॉर्टन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। सिर्फ लिख लेने से शॉर्टन कवर नहीं होती, आपको ट्रांसक्राइब करके अपनी गलतियां पता होनी चाहिए। आप उसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपकी आउटलाइंस, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं एक अच्छे शॉर्टहैंड के। ये सारे अगर आपके बॉक्स टिक हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपकी शॉर्टहैंड ठीक है, फिर आप रिटर्न पर फोकस करिए। अदरवाइज जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको फॉलो करेंगे, कन्वेंशनल तरीका है, हर एक बच्चे को हेल्प करेगा, चाहे वो बेसिक हो, जिसने अभी जस्ट बुक खत्म की हो, जो थोड़ी टाइम हो जिसको बुक खत्म की हो, या फिर जो एडवांस लेवल पे हो। ये तरीका बहुत ज्यादा सूटेबल है हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, क्या करना है आपको? पहले प्रैक्टिस करनी है कैलाश चंद्रा मैगजीन से, मैंने बताया हुआ है। फ्रंट और बैक की आपको एक्सरसाइज मिलती है अलग अलग दिन। एक दिन फ्रंट की, एक दिन बैक के 440 और इसके 400 वर्ड मिलते हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जिस पैराग्राफ की आप करोगे या जिस पैसेज की आप करोगे, उसकी आपको डिक्टेशन मिलती है शाम को 4 बजे। उसकी एडवांस आउटलाइंस भी आपको मिल जाती है, यहाँ से आपकी आउटलाइंस कवर हो जाएंगी। ठीक है, कहाँ पर? एसएससी बूस्टर चैनल पर दोपहर को 2 बजे उनकी आउटलाइंस मिल जाती हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस आप करेंगे। शॉर्ट हैंड जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना पैसेज को, जो आप इंग्लिश के पैसेज को शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है ना, उस शॉर्ट हैंड को देखकर आपको टाइप करना है टाइमर के साथ। एग्जाम में स्किल टेस्ट में यही करते हैं ना हम, जो पैसेज हम लिखते हैं, जो मैटर लिखते हैं, उसको टाइप करके देना होता है। तो इसकी प्रैक्टिस हम अभी से करके चलेंगे। लेकिन 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 यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? सिर्फ 400 वर्ड्स करने हैं अभी। ठीक है, 400 वर्ड करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने, क्योंकि रिटर्न भी आ रहा है, रिटर्न पे ज्यादा ध्यान देना है। क्लियर? शॉर्ट हैंड में जो आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको देखकर 400 वर्ड की प्रैक्टिस करिए। 400 वर्ड देखकर फिर उसको टाइप करना है टाइमर के साथ। डेली व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो है, वहां पर अपनी टाइमिंग शेयर करेंगे आपके साथ, मेरे 400 वर्ड इतनी देर में मैंने टाइप किए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि अगला स्टेप क्या फॉलो करना है आपको। ठीक है, अभी पहले इतना सीखो कि शॉर्ट हैंड को देख के टाइप करना। क्लियर? शॉर्ट हैंड का सारा स्टेप क्लियर हो गया, आपके रिटर्न एग्जाम के सारे स्टेप क्लियर हो गए। ये मैं आपको गलतियां बता रहा हूँ, बहुत बारीक गलतियां होती है, उस बच्चों को पता नहीं चलती तैयारी के दौरान ना। रिटर्न पर ज्यादा फोकस करेंगे, टारगेटेड अप्रोच रखेंगे। टारगेटेड अप्रोच से हमारा मतलब हर एक सब्जेक्ट के वो सेक्शन, उस सेक्शन को टारगेट करेंगे जहां से हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से होंगे वो सब्जेक्ट? वो उन सब्जेक्ट के टॉपिक होंगे हाई स्कोरिंग, जैसे मैंने इंग्लिश के बताए आपको, फिर जीके के बताए, रीजनिंग के बताए। इस तरह से आपको टारगेटेड अप्रोच रखकर अपनी एग्जाम की तैयारी को आगे लेकर जाना है, जिससे आपकी गलतियां कम से कम हो। और वीकली 2 मॉक जरूर दिया करो, इससे आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी कि आपकी तैयारी में कौन कौन से लूप होल्स हैं, और फिर उन्हीं लूप होल्स को भरने की हम तैयारी करेंगे कि कैसे इन गलतियों को ठीक किया जाए। इस तरह से होता है एग्जाम क्लियर। ओके, आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और इन गलतियों को आप नहीं दोहराएंगे, क्योंकि
आपको स्टेनो 2024 का एग्जाम क्लियर करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।